तो यहाँ पर रिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिग्रेशन के थ्रू हम वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आगे आने वाले टाइम में हो सकती हैं। बेसिकली आपके पास यहाँ पर इंटरसेप्ट होते हैं, क्या कौन से इंटरसेप्ट होते हैं, आपके पास ए एंड बी इंटरसेप्ट होते हैं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करता हूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करता हूं तो वो आपके पास होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पर a जो है दैट इज अ y इंटरसेप्ट, दैट इज अ y इंटरसेप्ट, एंड जो b है दैट इज अ स्लोप ऑफ लाइन, जो b है दैट इज अ स्लोप ऑफ लाइन ओवर देयर। यानी कि अगर मेरे पास यहां पर ग्राफ कुछ इस तरह से है एंड ये वैल्यू मेरे पास यहां पर इस तरह से जा रही है स्लोप की, तो यहां पर मैं लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा एंड y पॉइंट पर आकर के जहां पर ये कट करेगी दैट विल बी द a इंटरसेप्ट, एंड यहां पर इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय b ओवर देयर। ठीक है, तो दैट इज द फंडा रिलेटेड टू इट, एंड फॉर द इसके थ्रू हम यहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहां पर वैल्यूज कौन सी कैलकुलेट करनी है, हमें यहां पर a एंड b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताई है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एंड फर्दर अगर आपके पास यहां पर आपके पास a एंड b की वैल्यू आपको पता है एंड आपको किसी भी एक यहां पर x या y की वैल्यू पता होगी, तो आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द रिग्रेशन ओवर देयर कि हमने वैल्यूज को प्रेडिक्ट ही तो करना है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स ओवर देयर, एंड फर्दर जो b की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एंड फर्दर साथ के साथ सिग्मा जो आपके पास वैल्यू है सिग्मा एक्स की उसका स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द बी ओवर देयर। अब आपको यहां पर मैंने कोवेरियंस की वैल्यू के फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन एंड फर्दर माइनस एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वाज द फॉर्मूला रिलेटेड टू कोवेरियंस। तो कोवेरियंस को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 63.51 ओवर देयर। तो अगर बी की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर मुझे b की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, दैट वुड बी क्वाइट इजियर ना, क्योंकि कोवेरियंस की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है दैट इज 63.51, एंड फर्दर आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू भी पता ऑलरेडी दैट इज इक्वल टू 12.85 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द सेम दैट्स इक्वल टू व्हाट, आपने इसी वैल्यू को तो कैलकुलेट करना था, तो b की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सो हम इसको इजीली फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 63.51 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 12.85 and further divided by 12.85 that is equal to 0.386। तो मेरे पास जो b की वैल्यू यहां पर आ रही है, देखिए ये वाली वैल्यू ना आपके पास यहां पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन यहां पर पड़ रहा है, उसकी वजह से में भी हो सकता है इंडिकेट यहां पर शोकेस ना हुआ हो, लेकिन जो वैल्यू है यहां पर that is equal to 0.386, ये मेरे पास वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू। ओके, ये वैल्यू मेरे पास यहां पर आगे बी की वैल्यू कोई, तो यहां पर पर्टिकुलरली आपको जो है आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए हैं, एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, कि आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर आपके पास b की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है एंड आपको x कोऑर्डिनेट दिया गया एंड फर्दर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, a की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, y बार की वैल्यू आपको पता है एंड x बार की वैल्यू आपको पता है, तो इजीली आप कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी x बार आएगा, यहां पर ये x बार रहेगा, सो a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, तो ये फॉर्मुलाज आपको ध्यान में रखने हैं एंड इन्हीं फॉर्मुलाज के थ्रू हम सोल्यूशन जो है वो यहां पर कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी दे दिया गया, उसके बेस पर आपको निकालनी है वैल्यू। तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 73, व्हेन x इज इक्वल टू 73। ठीक है, तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मेरे पास यहां पर b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी कोवेरियंस, जो मेरे पास एक्स वाई का कोवेरियंस था, एंड फर्दर सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट वाज द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट, that was a formula related to it. The internet is working very fine at our end, and I think the audio video streaming is working quite fine. Can you please do confirm अगर audio video quality के issues किसी और को भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। So that is equal to covariance of x y over there and sigma x square। तो ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी थी हमने एंड उसके थ्रू हमने वैल्यू निकाली थी 0.38 के आसपास, ये वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट कर रही थी। एंड फर्दर अगर मुझे a की वैल्यू को क्लिक यहां पर निकालना हो, a की वैल्यू को निकालना हो,
ठीक है, तो उसके केस में फॉर्मूला क्या था, दैट वाज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार ओवर देयर, ओके, एंड फर्दर y बार इज इक्वल टू व्हाट, y बार इज इक्वल टू 62.14 एंड आपके पास b की वैल्यू 0.38 है, मल्टीप्लाइड बाय x बार की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट इज 67.71 ओवर हियर। तो इस तरह से हम a इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.38 multiplied by 67.71 that is equal to 25.73 okay, तो 62.14 minus 27.53 what was it actually 0.38, it was equal to 0.38 multiplied by 67.71 that is equal to 25.73 ये वाली कैलकुलेशन का पार्ट ये आ रहा है। तो 62.14 minus 25.73 दैट इज इक्वल टू 36.41, ये मेरे पास y की वैल्यू, a इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 36.41 एंड मेरे पास यहाँ पर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y है व्हेन x इक्वल टू 73 है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू a प्लस bx, y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब y की वैल्यू जो है मुझे एस्टिमेट करनी है, a की वैल्यू है 36.41 एंड फर्दर 0.38 एंड फर्दर x की वैल्यू जो है वो दैट इज गिवन टू बी 73, तो आसानी से निकाल सकता हूँ। सो इट विल बी 0.38 multiplied by 73 and plus 36.41 that is equal to 64.15। तो इस तरह से मैं यहां पर रिग्रेशन की मदद से जो वैल्यू है आगे फोरकास्ट कर सकते हैं एंड फर्दर उसको निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कोरिलेशन रिग्रेशन के कंसेप्ट को समझ गए होंगे आई होप, एंड इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, इट्स रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, इट सेज which of the following do represent the direct relationship। तो यहां पर आपके पास A B C D 4 ग्राफ यहां पर गिवन है एंड आपको फटाफट से यहां पर आंसर करना है कि कौन सा यहां पर जो ग्राफ है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ऑप्शन बी तो देखिए करेक्ट है ही है, ऑप्शन बी के केस में तो यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही है, साथ के साथ डी के केस में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, वहां पर रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहां पर आंसर तो दोनों ही रहेंगे, यानी कि बी एंड डी दोनों ही डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में यहां पर बताते हैं। तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर, ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, दैट इज बी एंड डी ओनली, राइट। तो यहां पर आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। आई होप कि आपके कंसेप्ट जो है वो यहां पर क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या रहता है कि किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, एंड जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहती है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। देखिए जब मैंने सैंपलिंग की बात करी थी तो मैंने यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करी थी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो थी मेरे पास, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वो यहां पर सिमेट्रिक है अराउंड द कर्व, अगर वो यहां पर सिमेट्रिक है अराउंड द कर्व, तो आपके पास इस हाफ की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 रहती है एंड इस हाफ की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 रहती है, यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास यहां पर 1 ही रहती है, राइट। सो दैट इज अ केस रिलेटेड। तो यहां पर आपको कुछ एक फंडास को समझने की जरूरत पड़ेगी जब हम यहां पर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पर 2 कॉइन जो थे, 2 कॉइन्स हमने टोस किए, वी टोस बेसिकली 2 कॉइन्स ओवर देयर। तो हमारे पास पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो मेरे पास 2 हेड आ जाएंगे, या मेरे पास एक हेड आ जाएगा एक टेल आ जाएगा, या एक टेल आ जाएगी एक हेड आ जाएगा, या फिर मेरे पास दोनों टेल्स आ जाएंगे, ठीक है, दोनों टेल्स आ जाएंगे। अब यहां पर इसी के कंसेप्ट के थ्रू हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझेंगे। परम्यूटेशन के केस में जो सिलेक्शन होती है वो मैटर करती है, यानी कि पहले कौन सी चीज आई है वो मैटर करती है, यानी कि परम्यूटेशन के हिसाब से देखें तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, परम्यूटेशन के हिसाब से देखें तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर ये दोनों चीजें जो है वो सेम है यहां पर, राइट। सो दैट इज द केस रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टोरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे परम्यूटेशन के लिए नोटेशन होती है एनपीआर, एंड फर्दर कॉम्बिनेशन के लिए जो यहां पर नोटेशन होती है दैट इज एनसीआर, दैट इज एनसीआर ओवर देयर, ठीक है। एंड फर्दर हम यहां पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कवर करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस जो है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर देयर, यानी कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट को पिक किया है उसमें क्या कॉम्बिनेशन का ऑर्डर था, वो अगर अलग अलग हम ले रहे हैं उनको कंसीडर करें तो वो परम्यूटेशन है, अगर उनको कंसीडर नहीं करना चाहते हैं तो वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर जैसे मैंने बताया कि एनपीआर है, अब एनपीआर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, एनपीआर जो होता है इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए
कि मुझे यहाँ पर 3 पर्सन थे या 3 मेरे पास चीजें थी ए बी सी एंड 3 चीजें थी। अब इन 3 चीजों में से मुझे 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, मुझे 3 चीजों में से 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, यानी कि क्या होगा, इट विल बी 3p2 या अगर मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर पिक करनी है तो मैं परम्यूटेशन को काउंट करूंगा एंड फॉर द दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 3p2। अब 3p2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इवन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर 3p, यहां पर पर्टिकुलरली 1 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर क्या रहेगा, टोटल 6 यहां पर वेज बनते हैं जिसके थ्रू हम यहां पर इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल 6 यहां पर वेज बनते हैं जिसके थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं यहां पर, 3 में से 2 चीजें सिलेक्ट करनी थी। मेरे पास टोटल आइटम्स यहां पर क्या थी, 3 आइटम्स थी, ए बी सी। तो मैं यहां पर या तो ए बी को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर ए सी को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर बी सी को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं बी ए को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर सी ए को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर सी बी को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए ये चीजें दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट काउंट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो यहां पर ऑर्डर है वो डिफरेंट है, बिकॉज द ऑर्डर इज डिफरेंट। एंड ऑर्डर डिफरेंट किस वे में होता है, ऑर्डर डिफरेंट होता है सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन के केस में। कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता। कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट नहीं होता। यानी कि अगर मुझे 3 बॉल्स है मेरे पास, 3 बॉल्स में से मुझे 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, टू बी सिलेक्टेड, एंड इसमें मेरे लिए ऑर्डर नहीं मैटर करता कि कौन सा ऑर्डर पहले आया, ठीक है। उसके केस में बॉल्स तो बॉल्स ही है ना, बॉल्स तो बॉल्स ही है, तो उसमें कौन सी बॉल पहले वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 3c2 को इस्तेमाल करके, कितने वेज हैं टोटल जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 3c2। एंड फॉर द जो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि एनसीआर हमने लिखा था, एनसीआर को सॉल्व कर सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड फर्दर आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सॉल्व करना तो किस तरह से करेंगे, दैट विल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 minus 2, that is 1 factorial, and further 2 factorial over there. So that will be the answer. So that is 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1, 1 factorial is equal to 1, and further 2 factorial is equal to 2 into 1. तो इस तरह से ये टोटल कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे, जिसमें हम यहाँ पर 3 में से 2 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ऑर्डर इश्यूज, राइट। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर पाएंगे। एंड फॉर द नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। व्हाट इज एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट? अब आपने कोई कॉइन को टॉस कर दिया, या आपने डेक में से अपने कार्ड्स निकाल लिए, या फिर आपने यहां पर पर्टिकुलरली एक डाइस को थ्रो कर दिया, दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट। तो उसको हम क्या कहते हैं, आपने डाइस को थ्रो किया तो उसमें क्या इवेंट आएंगे, आपको पता ना आपके पास क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो आपके पास वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आपने एक्सपेरिमेंट किया एंड आपके पास कुछ भी रैंडम चीज आ सकती है, दैट्स एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड फॉर द इट्स रिलेटेड टू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम एस के साथ सिग्निफाई करते हैं, किसके साथ सिग्निफाई करते हैं, एस के साथ सिग्निफाई करते हैं। एंड सैंपल स्पेस में सभी के सभी इवेंट्स आ जाते हैं, सभी के सभी ए टू जेड, सभी के सभी जितने भी इवेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कॉइन को टॉस करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इवेंट हो सकते हैं ना, एच एंड टी, यानी कि यहां तो हेड आएगा, ये टेल आएगा, दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वो पर्टिकुलरली कौन सा रहेगा, दैट विल बी द सैंपल स्पेस। एंड साइज ऑफ सैंपल स्पेस को किस तरह से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एनएस, दैट इज 2 इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। मॉड्यूल ए नहीं कंप्लीट हो पाएगा सर, मॉड्यूल ए पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बट डेफिनेटली मॉड्यूल ए के काफी हद तक जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर हो जाएंगी। कल की वीडियो में मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी साथ में स्टार्ट हो जाएगा, कल की वीडियो में मॉड्यूल ए कंप्लीट भी हो जाएगा एंड साथ के साथ मॉड्यूल बी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट भी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर दैट विल बी रिलेटेड टू द सैंपल स्पेस एंड द सैंपल पॉइंट्स ओवर देयर। एंड फॉर द इवेंट क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि इसी में से एक इवेंट आया, अब मैंने यहाँ पर कॉइन को यहाँ पर टॉस किया तो एक ही चीज आएगी ना, लेट्स से हेड आ गया, तो हेड इज एक्चुअली द इवेंट ऑफ द सेम। हेड जो है दैट इज अ इवेंट किसमें से, सैंपल स्पेस में से एक इवेंट आ गया ना, दैट इज अ सैंपल स्पेस में से इवेंट आ गया। एंड जो यहां पर ये इवेंट है, लेट्स से मैं ए को इवेंट कहता हूं, तो ए जो है दैट विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी का तो पार्ट है, कि इसी का तो पार्ट है, अलग से तो कोई चीज नहीं है ना, उसी का सबसेट है, दैट इज एक्चुअली द थिंग रिलेटेड टू इट। जैसे मान लो कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सैंपल स्पेस बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। एंड फर्दर मैंने यहां पर डाइस को यहां पर फेंका, तो डाइस को फेंकने से मेरे पास यहां पर एक आ गया, तो दैट इज पर्टिकुलरली दैट इज द इवेंट ऑफ इट। ये यहां पर इवेंट हो गया एंड ये मेरे पास सैंपल स्पेस होगी, ठीक है। तो यहां पर जो ए है दैट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में फटाफट से देख लेते हैं। सर्टेन इवेंट,
सर्टेन इवेंट, अब मैंने कॉइन को टॉस किया, मुझे पता ही है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा तो नहीं है कुछ और आ जाएगा। मैंने यहां पर कॉइन को टॉस किया तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सर्टेन है, मुझे पता है कि ये चीज आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट जो कि हो ही नहीं सकती है, जो कि चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो कि फेवरेबल नहीं है, एंड उसके केस में जो आपके पास इवेंट बनेगा दैट विल बी नल सेट, वो नल सेट होगा, उसमें कोई भी वैल्यू होएगी नहीं, ठीक है, दैट विल बी कोई वैल्यू होएगी नहीं। यानी कि जब मैं डाइस थ्रो करूं हो नहीं सकता ना 7 आ जाए, 1 to 6 ही आएगा, 7 तो आ ही नहीं सकता है, तो दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। देन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, एंड फर्दर हैपनिंग एनी ऑफ देम रिस्ट्रिक्ट्स द हैपनिंग ऑफ द अदर्स ओवर देयर, ओके। यानी कि अगर मैं यहां पर कॉइन को टॉस करता हूं, कॉइन को टॉस करता हूं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहां पर मेरे पास हेड आया है तो साथ के साथ टेल भी आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी, दोनों नहीं आ सकते यहां पर एक ही बार में, ठीक है। तो ये दोनों क्या, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओवर देयर, क्योंकि एक की होने की जो चीज है वो दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, इंडिपेंडेंट तो है लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दे रही है, तो वो क्या है, पर्टिकुलरली दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ओवर देयर, राइट। एंड देन इट इज रिलेटेड टू इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि सभी के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी आने की। जैसे मैंने डाइस थ्रो किया, 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि टेम्पर्ड डाइस है, ऐसा कुछ नहीं है, तो 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो इक्वली लाइकली इवेंट है, दैट इज अ इक्वली लाइकली इवेंट ओवर देयर। देन एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव मतलब कि सारे के सारे जो सैंपल स्पेस थी वो कवर हो गई, सारी की सारी सैंपल स्पेस जो थी वो यहां पर कवर हो गई, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक डाइस को थ्रो किया, मैंने यहां पर डाइस को थ्रो किया एंड फर्दर बार बार थ्रो करता गया, एंड पहले 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो सारे की सारी चीजें कवर होगी, तो पर्टिकुलरली क्या हो गया, मैं कहूंगा कि सारी की सारी एग्जॉस्टिव हो गया, ये तो सारी की सारी चीजें कवर हो गई हैं, ठीक है। एंड फर्दर यहां पर दैट वुड बी रिलेटेड टू एग्जॉस्टिव इवेंट। देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ओवर देयर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उनको कहते हैं जो एग्जॉस्टिव भी है एंड एक्सक्लूसिव भी है। कहने का मतलब है, एग्जॉस्टिव का मतलब कि अगर यहां पर ए एंड बी है, मैंने 2 बार यहां पर इवेंट लिए, एक बार मेरा हेड आ गया एंड टेल आ गया, वैसे ये देखिए क्या है, वैसे ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि एक की हैपनिंग दूसरे को रोकती है, ठीक है। लेकिन अभी दोनों को इकट्ठा देखें तो ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को भी कवर कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस को भी कवर कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, ये आपके पास यहां पर एग्जॉस्टिव भी है एंड साथ के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं यहां पर, राइट। तो यहां पर ये करेगा, दीज आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ओवर देयर। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहां पर ये टॉपिक समझ में आ रहा है एंड कितने आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा है। फटाफट से यहां पर हर एक स्माइली बना करके डाल दीजिए ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट कि ये टाइप्स आपको कवर हो गई हैं, क्योंकि इनके बेस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए ये चीजें, आपको यहां पर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर अच्छी सी एक स्माइली बना करके डाल दीजिए, कोई उटपटांग स्माइली नहीं डालनी है, अच्छी सी स्माइली बना करके डाल दीजिए ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना आपको, जैसे मान लीजिए आप एक टी शर्ट लेने गए, साथ में आपको एक और टी शर्ट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिल जाए, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए एंड आपका सेट कंप्लीट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद, ओके। तो मैं सभी के सभी कंसेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ आपको, फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले सैंपल स्पेस को बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने एक डाइस थ्रो किया, हमने एक डाइस थ्रो किया, अब डाइस के केस में सभी की सभी क्या इवेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम सभी इवेंट्स क्या आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। इनको कंबाइंडली, यानी कि जो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आने की, जो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आने की, उन सभी को अगर मैं इकट्ठे देखूं, उन सभी को अगर मैं इकट्ठे देखूं, तो इनको हम क्या कहेंगे, वी विल से इट टू बी द सैंपल स्पेस। हम इसको सैंपल स्पेस कहते हैं कि ये सभी वो पॉसिबल इवेंट्स हैं जिसमें से चीजें आ सकती हैं, जो पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि ये चीजें हो सकती है, इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज द सैंपल स्पेस, दैट इज अ सैंपल स्पेस ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर अब मैंने यहां पर डाइस को थ्रो किया, अब मैंने यहां पर डाइस को थ्रो किया, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यहां पर एक ही बार में 1 2 दोनों आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बार में 1 एंड 2 दोनों आ जाएंगे, या 3 4 5 6 इकट्ठा आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये सभी की सभी इवेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक डाइस को एक बार थ्रो किया, वो ए इवेंट है एंड उसमें 1 आ गया, डाइस को थ्रो किया दूसरी बार वो 2 आ गया, तीसरी बार थ्रो किया वो 3 आ गया, ठीक है। तो ये इवेंट्स आपस में हो तो रहे हैं, ये आपस में बेसिकली इवेंट्स तो पर्टिकुलरली डाइस से रिलेटेड ही है, ये दोनों बेसिकली डाइस जो है, ये जो इवेंट्स हैं वो डाइस के रिलेटेड ही है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक दूसरे से क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दीज आर द एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली एक दूसरे की हैपनिंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रही है, एक दूसरे की हैपनिंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसे पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी व्हाट, उसी को हम क्या कहते हैं,
दैट इज सेड टू बी द कि ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दीज आर द एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओवर देयर। ओके, एंड फर्दर अगर मैंने यहां पर 6 इवेंट किए, डी ए बी सी डी ई एफ, ये इवेंट कर लिए, एंड फोर्थ में 4 आ गया, फिफ्थ में 5 आ गया, सिक्स में 6 आ गया, अगर मैं इन सभी इवेंट्स को यहां पर इकट्ठे करके देखूं, इन सभी इवेंट्स को यहां पर इकट्ठे करके देखूं, तो ये पर्टिकुलरली जो इवेंट्स होंगे, ये पर्टिकुलरली जो इवेंट्स होंगे, ये कौन से इवेंट होंगे? ये सभी इवेंट जो है वो एग्जॉस्टिव भी हैं, ये सभी इवेंट्स जो है वो यहां पर क्या है? एग्जॉस्टिव है। क्यों एग्जॉस्टिव क्यों कहते हैं? एग्जॉस्टिव कहने का मतलब होता है कि इन सभी इवेंट्स को अगर मैं कंबाइंड वे में देखता हूं, यानी कि अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई यूनियन एफ देखता हूं, यानी कि सभी मैंने यहां पर इवेंट्स को कंबाइंड करके देख लिया अगर, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो था वो मेरा कवर हो रहा है, पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस मेरा जो था वो यहां पर कवर हो रहा है। तो अगर मेरे इवेंट्स के साथ मेरा सैंपल स्पेस कवर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी द एग्जॉस्टिव इवेंट, उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। एंड फर्दर यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों कह रहे हैं हम इनको? क्योंकि सभी इवेंट एक दूसरे की रिस्ट्रिक्शन को रोकते हैं। जब एक आ गया तो दो नहीं आ सकता, दो आ गया तो तीन नहीं आ सकता, तीन आ गया तो कोई और नहीं आ सकता, ठीक है? जब एक आ गया तो कोई पांचों में से और नहीं आ सकता, एंड दो आ गया तो और पांचों में से कोई नहीं आ सकता। क्यों? तो ये पर्टिकुलरली क्या रहेंगे? बेसिकली तब ये क्या रहेंगे? दीज वुड बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, राइट? ये क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट? कि ये यहां पर इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। जब कोई इवेंट आपका एक्सक्लूसिव भी होता है एंड एग्जॉस्टिव भी होता है तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ओवर देयर। यानी कि एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन आपको अलग से भी बता दी, आपको एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन भी बता दी, लेकिन किसी एक इवेंट में अगर दोनों की दोनों क्वालिटीज है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। Let me just read the query over here. Material is not coming for download for PDF. देखिए PDF की फॉर्म में डाउनलोड नहीं होगा, that will be the e-PDF that will be available and कोर्स में वो चीज अवेलेबल रहेगी। मैं फिर भी एक बार चेक करवा देता हूँ क्लास होने के बाद, एंड आपको आज की क्लास की जो PDF है वो भी यहाँ पर e-PDF जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, राइट? तो उसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ, नो इश्यूज इन दैट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या डेफिनेशन रहती है प्रोबेबिलिटी की? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करनी है किसी इवेंट की, मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मेरे पास जो भी नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं ए में, जो भी नंबर ऑफ यहां पर इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि साइज हो सकता है जो ए का, वो डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द सैंपल ओवर देयर, साइज ऑफ द सैंपल ओवर देयर, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। वो क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेट्स से द केस कि मैंने यहां पर ABC में से बॉल्स में से एक बॉल को पिक करना है, एक बॉल को पिक करना है। तो यहां पर बॉल को मैं कितनी बार पिक कर सकता हूं? उसमें एक ही साइज रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। एंड फर्दर टोटल बॉल्स कितनी है? यहां पर टोटल बॉल्स यहां पर 3 है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है? तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ओवर देयर, दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ओवर देयर। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 2 अनबाइस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अनबाइस्ड कॉइन्स जो है उनको यहां पर साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? तो आपके पास यहां पर जो कॉइन्स है उनको टॉस कर दिया, आपके पास सैंपल स्पेस मिल गई, या तो 2 हेड आ गए, या एक हेड टेल आ गया, या टेल टेल आ गई, या टेल हेड आ गया, ठीक है? तो आपके पास जो आपके पास सैंपल साइज है उसका पर्टिकुलर आपके पास साइज क्या है? दैट इज इक्वल टू 4, वो आपके पास 4 बन रहा है। एंड फर्दर आपके पास 3 केसेस में एक हेड प्रेजेंट है, इसमें भी एक हेड प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, एंड इसमें भी प्रेजेंट है। सो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4, probability will be equal to 3/4 over here, right? फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू द एडिशन थ्योरम ओवर देयर। एडिशन थ्योरम क्या कहती है? एडिशन थ्योरम को कुछ इस तरह से समझिए, ये पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी है कि ए इवेंट यहां पर अकर हो गया, ये पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी है कि बी इवेंट यहां पर अकर हो गया। अब क्या यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी जो है दूसरे की प्रोबेबिलिटी को यहां पर हैपन होने दे रही है? नहीं होने दे रही, यानी कि ये दोनों इवेंट्स में आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। दीज आर पर्टिकुलरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि इन पे आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, इनमें आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जब भी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उसके केस में अगर मुझे यहां पर दोनों की कंबाइंड यहां पर प्रोबेबिलिटी देखनी है, दैट इज यूनियन, यानी कि कंबाइंड प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इट, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है एंड फर्दर इनमें कॉमन रिलेशनशिप जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर देयर एंड देयर इज सम इंटरसेक्शन पार्ट इन बिटवीन, तो उसके केस में ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ट्रू नहीं रहेगा। उसके केस में जो ए यूनियन बी है
that will be equal to what? That will be equal to probability of A plus probability of B over there माइनस जो भी यहां पर इनका इंटरसेक्शन था, A इंटरसेक्शन B जो था उसको हम प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड दैट वुड बी द आंसर, एंड दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट, राइट? ये चीज क्लियर होगी है? तो वहां पर जो आंसर रहेगा A इंटरसेक्शन B के साथ आंसर जो है वो यहां पर रहेगा। फाइन, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके, तो यहां पर इस तरह से हम एडिशन थ्योरम के बारे में समझ सकते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड फर्दर अगर तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहां पर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ए बी सी, ए बी एंड सी ओवर देयर, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, ये सी इवेंट है, ये यहां पर कॉमन स्पेस है, ये भी कॉमन स्पेस है, ये भी कॉमन स्पेस है। ये जो ज्यादा डार्क कर रहा हूं दिस इज बेसिकली द कॉमन स्पेस बिटवीन ऑल थ्री, दिस इज अ कॉमन स्पेस बिटवीन ऑल थ्री, ठीक है? तो यहां पर क्या रहेगा? पी ए ऑफ यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एंड फर्दर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहां पर तीनों की इंटरसेक्टिंग है, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? तो ये यहां पर माइनस कर देंगे एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू इट, एंड दैट वुड बी एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज थ्री इवेंट्स ऑल टुगेदर। ये चीज क्लियर होगी है? तो यहां पर डायग्राम्स के थ्रू आसानी से क्लियर हो जाता है, यहां पर ये वाले डायग्राम्स के थ्रू यहां पर आसानी से क्लियर हो जाता है कि क्या क्या यहां पर प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां पर रहने वाली है, उसके बारे में फटाफट से पता लग जाता है। ओके, तो इनको डायग्राम्स हम क्या कहते हैं? दीज आर सेड टू बी द वेन डायग्राम्स, इनको हम वेन डायग्राम कहते हैं, राइट? तो इसके थ्रू आसानी से आप पता कर सकते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ लीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे हैं? दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि दो इवेंट थे ए एंड बी, दो इवेंट थे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है? उसके केस में इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि ऊपर वाला जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड इसको डिनोट करते हैं पी बी बाय ए ओवर देयर, पी बी बाय ए ओवर देयर। एंड फर्दर अगर एक दूसरे की जो अकरेंस है वो एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं डालती है, यानी कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि एक यहां पर इवेंट की अकरेंस जो है वो दूसरे इवेंट की अकरेंस के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं डालती है, तो उसके केस में सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A if B have already occurred would be equal to probability of A over there, and इसी तरह से probability of B over here that event A has already occurred will be equal to probability of B only। क्यों? अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, उस केस में बात कर रहा हूं। ओनली एंड ओनली इफ, देखिए इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ओनली इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओवर देयर, अगर ये दोनों यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उसके केस में ये चीज ट्रू होगी, उसके केस में ये चीज जो है वो यहां पर ट्रू होगी। काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, राइट? ये देखिए छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चंस निकल रहे आएंगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ओवर देयर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है? अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन क्या होती है पर्टिकुलरली? व्हाट इज इंटरसेक्शन? कि दोनों कंबाइंड मैनर में यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, कोई कंबाइंड मैनर है। अगर तो यहां पर कोई इंपैक्ट ही नहीं है, फिर तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर कंबाइंड इंटरसेक्शन है, यानी कि दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उसके केस में ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड फर्दर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट, दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट। और वी कैन सिंपली से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी and probability of event B that the event A has already occurred, दोनों में से किसी भी चीज को यहां पर लिख सकते हैं and that would be the answer related to it। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये चीज यहां पर क्लियर होगी है? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्लियर होगी है? अब इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडिपेंडेंट इवेंट पर्टिकुलरली वो इवेंट होता है जो जिसमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर A इंटरसेक्शन B है तो उसके केस में हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को
हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर लिख सकते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि अकरेंस जो होती है या फिर नॉन अकरेंस होती है वो किसी दूसरे इवेंट के ऊपर अगर इंपैक्ट नहीं डालती है उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ बी ओवर देयर। लेकिन अगर आपके पास इवेंट जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, उसके केस में अगर इंटरसेक्शन है तो दैट विल बी इक्वल टू आइदर ऑफ दिस और आइदर ऑफ दिस ओवर हियर, राइट। तो इन पॉइंट्स को आप यहां पर फटाफट से नोट कर लेंगे। जो इसका ईपीडीएफ है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल फंक्शन है जो बेसिकली रियल नंबर को एसोसिएट करता है, हर एक सैंपल स्पेस के साथ एक रियल नंबर को एसोसिएट करता है। दैट्स अ रैंडम वेरिएबल, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एंड फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जब वो वैल्यूज अलग अलग होती हैं एंड फाइनाइट वैल्यूज होती हैं, जब वो वैल्यूज फाइनाइट नंबर की वैल्यूज होती हैं एंड फॉर द काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसके केस में हम क्या कहते हैं, हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एज हो गई, ठीक है, दैट्स अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या नंबर्स हो गए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का हो गया, जहां पर परसेंटेज की बात करेंगे वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। या फिर वेट की बात कर रहे हैं कि उसके साथ एसोसिएटेड कितना वेट है, ठीक है, तो वो आपके पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर मैं रैंडम वेरिएबल की बात करता हूं, पर्टिकुलरली मेरे पास एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि जो रैंडम वेरिएबल है वो पर्टिकुलरली फंक्शन है। क्या है वो? एक फंक्शन है जो एक रियल नंबर को एसोसिएट कर देता है हर एक एलिमेंट के साथ। यानी कि सैंपल स्पेस में, यानी कि हमने सैंपल स्पेस बनाई थी ना, सैंपल स्पेस में जो कोई भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कोई भी एलिमेंट्स हैं, वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ एक स्पेसिफिक रियल नंबर को स्पेसिफाई कर देता है, स्पेसिफिक रियल नंबर को स्पेसिफाई कर देता है। दैट्स पर्टिकुलर व्हाट, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एंड अगर ये रैंडम वेरिएबल जो है अगर वो काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज है, या फिर पर्टिकुलरली वो यहां पर क्या है, एक डिस्क्रीट वैल्यू है, यानी कि अलग अलग वैल्यूज है हर एक रैंडम एलिमेंट के लिए, तो पर्टिकुलरली वो क्या रहेगा, दैट विल बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, that will be the discrete random variable over there। and अगर जो वो वैल्यूज हैं वो यहां पर परसेंटेज की फॉर्म में है या एक वेटेज असाइन की गई है डिफरेंट एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं दैट इज सेड टू द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो उसको हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? फिर उसको हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। तो रैंडम वेरिएबल दो तरह का रहता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है आपके पास कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ओवर देयर। अब हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि मैंने यहां पर मेरे पास एक सैंपल स्पेस है एंड फर्दर मेरे पास यहां पर एलिमेंट है E1 E2 E3, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड फर्दर मैंने इनको नंबर असाइन कर दिया। आई बेसिकली असाइंड अ नंबर और एक रियल नंबर असाइन कर दिया, डिस्क्रीट वेरिएबल्स असाइन कर दिया इन सभी को, एंड फर्दर दैट इज एक्चुअली रिलेटेड। अब जब डिफरेंट इवेंट्स अकर होंगे, जब ये डिफरेंट इवेंट्स अकर होंगे, ये एलिमेंट्स थे, अब ये जब डिफरेंट इवेंट्स अकर होंगे तो यहां पर इन एलिमेंट्स के आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जब हम उनके ऊपर बात करेंगे दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल ओवर देयर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो यहां पर जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है रैंडम वेरिएबल्स की, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स की, एंड उनके साथ एसोसिएटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कब वो अकर करेंगे, तो उसको सभी को डिफाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए ये सभी मेरे पास एलिमेंट्स थे यहां पर एंड फर्दर ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स यहां पर अकर हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स अकर हो रहे हैं, एंड फर्दर मैं उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर देता हूं कि ये इवेंट्स इस तरह से अकर होगा, एंड मैंने एक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज इसकी फाइंड आउट कर दी। जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल था उसका एक मेरे पास मिनिमम नंबर आ गया, एक मैक्सिमम नंबर आ गया कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है, दैट इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फर्दर जब मैं उसके साथ प्रोबेबिलिटीज को एसोसिएट कर रहा हूं तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया रैंडम वेरिएबल का, राइट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहां पर दो फंक्शन को समझना, एक पीएमएफ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहां पर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है, एंड फर्दर साथ के साथ यहां पर इनसे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। तो काइंडली प्लीज डू पे अटेंशन टू इट, काइंडली प्लीज डू पे अटेंशन टू इट। देखिए समझने में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान है, देखने में लगता है, सुनने में लगता है, क्योंकि नई चीजें हैं तो डेफिनेटली पहली बार सुनने को देखने को लगती हैं कि डिफिकल्ट होंगी, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ब्रांच में जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर आपके पास ब्रांच में पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर आ रहे हैं, आप उनको एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल असाइन कर देते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी कि एक रियल आपने वैल्यू जो है हर एक टाइम के ऊपर जो कस्टमर्स, जितने कस्टमर्स आपके पास आए, आपने उनको वैल्यू असाइन कर दी कि 11 बजे इतने कस्टमर्स थे, 12 बजे इतने कस्टमर्स थे, आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर दी, ओके। अब ये पर्टिकुलरली जो वैल्यूज हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी।
कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। एंड फर्दर जब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब मैं इसी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, यानी कि वही प्रोबेबिलिटीज, जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंट मेरे पास एलिमेंट्स है, मैंने उनको यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू को असाइन किया, एंड फॉर द डिस्क्रीट वैल्यूज को असाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी उनके साथ देखी कि क्या प्रोबेबिलिटी उनके साथ अटैच है, क्या प्रोबेबिलिटी अटैच है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। दैट इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ओवर देयर। ओके, एंड फर्दर इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास यहां पर स्टॉक्स है, एंड स्टॉक्स के केस में मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकती है, मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकती है, किस तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। जैसे कि मेरे पास ये वाले स्टॉक्स हैं तो यहां पर कितनी रिटर्न होगी, ये वाले स्टॉक्स हैं तो डिफरेंट रिटर्न क्या क्या होगी। मेरे पास वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं उनके अगेंस्ट मेरे पास डिफरेंट रिटर्न जो है वो मैंने देख ली, एंड फर्दर उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व है, उनकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, क्या वेरिएबिलिटीज हो सकती है, उनको मैं देख रहा हूं। तो वो पर्टिकुलर क्या रहेगा, दैट विल बी पीडीएफ, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ओवर देयर। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कितनी डेंसिटी है मेरे पास एसोसिएटेड प्रॉफिट की, या फिर मेरे पास कितनी रिटर्न की, दैट इज अ डेंसिटी रिलेटेड टू इट, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एंड फर्दर किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर मेरे पास यहां पर कितने पर्सन हो सकते हैं, एंड फर्दर उसके साथ कितनी रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तो यहां पर हम इसके रिलेटेड इतनी चीज को कवर करेंगे, एंड फर्दर आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर देयर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, लेकिन यहां पर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड मैं यहां पर आपको कुछ चीज करवाना चाहता हूं, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट ओवर देयर, दैट इज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर देयर। मैं यहां पर चाहता हूं कि इसके रिलेटेड मैं इसके रिलेटेड आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक अलग से पॉइंट आपको नोट करवा दूंगा पीडीएफ पीएमएफ से रिलेटेड। यहां पर पीडीएफ पीएमएफ से रिलेटेड यहां पर क्वेरी भी आई है, दैट इज पीडीएफ पीएमएफ समझ नहीं आया है सर, काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। मैं एक बार फिर से आपको यहां पर इसके बारे में बता देता हूं, डोंट वरी। पहली चीज मुझे ये बताइए कि आपको रैंडम वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया हुआ है। काइंडली प्लीज यस या नो लेकर के मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको पर्टिकुलरली बता पाऊं कि रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है, क्योंकि वो ही चीज आगे इस कंसेप्ट को क्लियर करे। काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी बताइएगा कि रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया हुआ है या नहीं आया। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। सो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब मेरे पास यहां पर मान लीजिए डिफरेंट इवेंट्स थे, डिफरेंट एलिमेंट्स थे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स थे यहां पर, एंड उनसे रिलेटेड मैंने यहां पर एलिमेंट्स जो यहां पर रैंडम वेरिएबल था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, वो असाइन कर दिया। लेट्स से केस 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया। ओके, एंड इनके साथ रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को भी मैंने चेक कर लिया, दैट इज लेट्स से द केस यहां पर प्रोबेबिलिटी 1/16 है, यहां पर 2/16 है, यहां पर 4/16 है, यहां पर 5/16 है, यहां पर 6/16 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटीज जो थी वो यहां पर चेक कर ली कि इनके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है। ओके, जब इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को हम यहां पर ग्राफिकल मैनर में यहां पर करते हैं, यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को देखा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो प्रोबेबिलिटीज को मैंने यहां पर ग्राफ के ऊपर बना दिया। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ओवर देयर, राइट। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे। एंड अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के केस में आप पर्टिकुलरली एरिया को कवर को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के केस में हम सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, मास फंक्शन के केस में हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के केस में ग्राफ ऐसे बनेगा, लेट्स से द केस ऐसे ग्राफ बना, लेकिन हम इस एरिया कवर्ड के बारे में बात करते हैं कि ये एरिया कवर्ड की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के केस में। तो मास फंक्शन जो होता है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, उसके केस में हम जो वैल्यू लेके चलते हैं वो यहां पर वैल्यू लेकर के चलते हैं कि आपके पास ये मीन वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी है। ओके, लेकिन जो आपके पास डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें हम इस एरिया को कवर करके चलते हैं कि इस एरिया में कितनी वैल्यूज आपके पास कंसीडर हो रही है, राइट। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी फंक्शन एंड द मास फंक्शन ओवर हियर। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मास फंक्शन के केस में आपके पास यहां पर पर्टिकुलरली वैल्यूज को आप कंसीडर करते हैं, जबकि डेंसिटी फंक्शन के केस में आप एरिया को कंसीडर करते हैं। ओके, फर्दर लेट्स नाउ कंसीडर द कंसेप्ट रिलेटेड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जहां कहीं पर आपके पास नंबर जो है रिपीटेटिव इवेंट, आपके पास इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, जहां पर आपके पास रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैंने दो कॉइन टॉस किए एंड यहां पर कॉम्बिनेशन बन गए हेड टेल, हेड हेड,
टेल हेड एंड टेल टेल, ये कॉम्बिनेशन बन गया। एंड मैंने निकाला था कि आपके पास यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां पर एक टेल आया, कि यहां पर एक टेल मिनिमम आए, एक टेल मिनिमम आए, ठीक है, तो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर मैंने यहां पर 20 कॉइन्स यहां पर क्या किया, 20 कॉइन्स जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली मैंने टॉस किए हो, 20 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया हो, एंड फर्दर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं कि कितने यहां पर जो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहां पर कि सिंगल हेड आए ही आए, कि सिंगल हेड आए ही है। तो उसके केस में देखिए कितना ज्यादा बड़ा सैंपल स्पेस हो जाएगा, जो सैंपल स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एंड डेफिनेटली उसको कंसीडर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, जहां पर आपके पास म्यूचुअली आपके पास इंडिपेंडेंट, आपके पास क्या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट लेकिन रिपीटेड आपके पास ट्रायल्स है, क्या है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, वहां पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी जो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको पी से डिनोट किया जाता है, जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पी का मतलब है यहां पर आपके पास सक्सेस है, एंड क्यू का मतलब आपके पास है फेलियर है, एंड पी प्लस क्यू की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है, पी प्लस क्यू की वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। यहां पे सिंपली वी कैन से क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, Q is equal to 1 minus P over there, and binomial distribution के लिए जो आपका फॉर्मूला that is equal to what, that is equal to NCX and further P raised to power X and further Q raised to power N minus X over there, Q raised to power N minus X over there. तो that is a formula related to the binomial distribution. अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स फ्रॉम 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि आपने यहां पर 5 बार कॉइन को टॉस किया, एंड आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके पास 3 यहां पर हेड आ जाए, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, एंड फर्दर जो पॉसिबल मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूं उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो दैट इज इक्वल टू 3 ओवर देयर, ओके। एंड फर्दर अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो पी की वैल्यू कितनी है, अगर मैं हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो यहां पर पी की वैल्यू 1/2 होगी यहां पर, ओके। एंड फर्दर मेरे पास जो एन की वैल्यू है वो यहां पर 5 होगी, एक्स की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर पर्टिकुलरली मैं वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एनसीएक्स की वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड फर्दर मल्टीप्लाई बाय n minus r, that is n minus x, that is 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ रेज टू पावर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 के इक्वल है, एंड फर्दर हाफ रेज टू पावर q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n minus x की वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 2 into 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 बेसिकली 2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, एंड हाफ इंटू क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, बेसिकली 1/2 इंटू क्यू क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रहेगा, एंड फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो व्हाट इट विल बी 5/16। तो यहां पर जो मेरे पास आंसर आ रहा है, तो जो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर x है, जो fx की वैल्यू जो यहां पर आ रही है, दैट इज इक्वल टू 5/16 ओवर हियर एज पर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। fx की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू 5/16 ओवर हियर। ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया, एंड उसका इस्तेमाल करते हुए हमने यहां पर देख लिया कि एक यहां पर टाइप में मेरे पास अगर मैं 5 कॉइन्स को टॉस करता हूं तो उसके केस में मेरे पास 3 हेड आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी उसके बारे में हमने देख लिया। इज इट राइट, ये चीज क्लियर होगी। सो दैट इज एक्चुअली द फंडा रिलेटेड टू इट, दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, दैट इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अगर आपके पास आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कहां पे किया, जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट रेपिटेटिव ट्रायल्स है, वहां पर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया। लेकिन जहां पर आपके पास n की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, n की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड फर्दर p की वैल्यू जो है यानी कि सक्सेस की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कम है, ठीक है, उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां पर तो आपके पास यहां पर इंडिपेंडेंट ट्रायल है, वहां पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसी में अगर आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास काफी ज्यादा कम है, एंड फर्दर जो आपके पास नंबर है इवेंट्स का, ट्रायल्स का नंबर है वो काफी ज्यादा है, उसके केस में आप पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उसके केस में आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि एनपी की जो वैल्यू हो वो फाइनाइट नंबर हो, एनपी की जो वैल्यू हो वो फाइनाइट नंबर हो, उसके केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। एंड यहां पर लैम्बडा जो है वो यहां पर मीन रहेगा,
लैम्डा जो रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, मीन रहेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. सो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, e raised to power minus lambda, lambda raised to power x divided by x factorial over there. That would be the value related to it. And e की जो वैल्यू रहती है that is exponential value is equal to 2.7183. ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं. एंड लेट्स हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जिसके थ्रू आपको ज्यादा बेटर वे में यहाँ पर समझ में आ पाएगा. तो आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है जो कि मेडिसिन बॉटल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड फर्दर फाइंड दैट 0.1% ऑफ द बॉटल्स आर डिफेक्टिव. द बॉटल्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स कंटेनिंग 500 बॉटल्स. तो यहां पर 0.1% जो बॉटल्स हैं, यानी कि जो सक्सेस परसेंटेज है फेलियर का, ठीक है, क्योंकि हम डिफेक्टिव बॉटल्स निकालना चाहते हैं ना. अब सिर्फ 0.1% बॉटल्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है. एंड फर्दर आर पैक्ड इन अ बॉक्स कंटेनिंग 500 बॉटल्स. अ ड्रग मैन्युफैक्चरर बाइज 100 बॉक्सेस. तो उसने 100 बॉक्सेस को बाय किया है फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ द बॉटल यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड फर्दर from the producer of a bottle and using the poison distribution find how many boxes will contain no defective bottles over there. तो हमने ये पता लगाना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एंड हमने ये पता लगाना है कि कितने जो बॉक्सेस हैं उनमें कोई भी डिफेक्टिव बॉटल नहीं होगी, उसके बारे में हमने यहाँ पर पता लगाना है, राइट. तो हमारे पास एक बॉक्स में जो नंबर ऑफ बॉटल्स हैं वो पर्टिकुलरली कितनी है, 500 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स कितनी है, डिफेक्टिव बॉटल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1% है. दैट इज 0.1% ओवर देयर. परसेंटेज को हम कवर कर लेंगे किसमें, प्रोबेबिलिटी में कवर कर लेंगे. तो p इक्वल टू व्हाट 0.001 आ गया. एंड फर्दर अगर हम मीन की बात करते हैं, तो मीन यानी कि लैम्डा की वैल्यू बात कर रहे हैं. लैम्डा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एनपी की इक्वल होगी n मल्टीप्लाइड बाय p. ये बेसिकली ऊपर के लिए भी ट्रू है. दैट इज मीन इज इक्वल टू np ओवर देयर. एंड फर्दर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है दैट इज इक्वल टू npq अंडर रूट. दैट इज इक्वल टू npq अंडर रूट, ठीक है. ये आपका हर जगह पे ट्रू रहता है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. तो दैट इज इक्वल टू npq रहेगा, राइट. तो इस तरह से आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम यहां पर जो अंडर रूट वैल्यू हमने वो कैलकुलेट कर लिया है यहां पर, राइट. तो यहां पर हमने मीन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. एंड फर्दर उन वैल्यूज को जस्ट हमने फिल कर दिया यहां पर. दैट इज e raised to power minus 0.05 दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 0.5 raised to power 0 एंड 0 फैक्टोरियल आ गया क्योंकि x जो है पर्टिकुलरली यहां पर अगर हम x की वैल्यू को यहां पर देखते हैं, पर्टिकुलरली x फैक्टोरियल था, तो x की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या रहेगी, 0 रहेगी. बिकॉज हमने क्या पता करना है कि आपके पास आपने पता लगाना है उस तरह की बॉटल्स, उस तरह के बॉक्सेस का जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई भी डिफेक्टिव बॉटल जो है वो एग्जिस्ट ना करती हो. तो वो 0 फैक्टोरियल के साथ इंडिकेट कर रहे हैं. सो दैट इज पर्टिकुलरली x इज इक्वल टू 0 ओवर देयर. एंड इस तरह से हमने कैलकुलेशन करी है वैल्यूज को डाल करके एंड दैट केम आउट टू बी 0.6065. That came out to be 0.6065 over here. Okay, तो यहां पर मीन यानी कि वेरिएंस जो होता है that is equal to lambda over there. And further measure of skewness जो होती है that is beta 1. Skewness particularly अगर आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपके बीटा 1 बीटा 2 आपको पता होगा, ऑलरेडी हमने कवर किया था क्यूटोसिस एंड फर्दर स्क्यूनेस के केस में. तो बीटा 1 जो होगा that will be equal to 1 by lambda and further क्यूटोसिस की जो मेजर होगी that will be equal to 3 plus 1 by lambda over there. ठीक है, तो लैम्डा जो है वो यहां पर अगर इंटेजर नहीं है, इफ लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर, तो यहां पर मोड जो होगा वो इंटेग्रल पार्ट होगा. मोड जो होगा वो यहां पर इंटेग्रल पार्ट होगा, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ होगा उसके बीच में हम यहां पर पता करना चाहते हैं, तो यहां पर मोड जो होगा वो इंटेग्रल पार्ट होगा. एंड उसकी जो वैल्यू होगी लैम्डा -1 से लैम्डा के बीच में वलाई करती होगी. एंड अगर लैम्डा जो है अगर वो इंटीजर होगा, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है, काइंडली इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो अगर आपके पास लैम्डा जो है अगर वो इंटीजर है उसके केस में वो बाई मोड होगा, यानी कि उसके 2 मोड होंगे. एंड फर्दर अगर यहाँ पर आपके पास लैम्डा इंटीजर नहीं है उसके केस में यहाँ पर पर्टिकुलरली जो वैल्यू है आपके मोड की वो इंटीग्रल पार्ट की लाई करती होगी फ्रॉम लैम्डा -1 टू लैम्डा ओवर देयर, राइट. एंड अगर आपके पास लैम्डा इंटीजर है उसके केस में बाई मॉडल होगा, यानी कि उसके 2 मोड होंगे, यानी कि लैम्डा -1 एंड लैम्डा के ऊपर. ओके, देन इज रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां पर आपका जो कर्व है दैट इज जहां पर आपका जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अराउंड द कर्व ओवर देयर, दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड फर्दर इसके केस में आपके पास 2 चीजें रहती हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जब आपके पास पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, जब आपके पास पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है या फिर फाइनाइट पॉपुलेशन है एंड उसमें आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट आप यहां पर चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके केस में आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. जहां कहीं भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां पर 2 चीजें ट्रू रहेगी कि आपके पास सैंपल है, ठीक है, उसका मीन जो रहेगा वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो जाएगा. एंड सिग्मा एक्स बार यानी कि जो आपके पास सैंपल का जो मीन है
सैंपल के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन ओवर। ये दो रिलेशनशिप्स आपके यहां पर बिल्कुल सही रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस में। ओके, तो ये चीज आपकी ट्रू रहती है। फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर्टीज अगर आपके पास म्यू इक्वल टू 0 है, यानी कि आपके पास जो सैंपल, आपके पास जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है उसका जो मीन है दैट इज इक्वल टू 0, एंड फर्दर आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविजन स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर देयर, तो नॉर्मल जो वेरिएबल रहेगा उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहेंगे, जो नॉर्मल वेरिएबल रहेगा उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहेंगे। एंड फर्दर जो टोटल ग्राफ टोटल एरिया रहता है, यहाँ पर टोटल जो आपके पास एरिया रहता है नॉर्मल ग्राफ का वो 1 के इक्वल होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यहाँ पर आपके पास जो भी ग्राफ है, यहाँ पर टोटल ग्राफ का जो एरिया रहता है वो 1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? उसकी टोटल वैल्यू 1 के इक्वल होती है, राइट। एंड फर्दर वो सिमेट्रिक है अगर, तो 0.5 वैल्यू इधर रहेगी, 0.5 वैल्यू इधर रहेगी। ये भी पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया था। ओके, सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड। एंड फर्दर इस केस में पर्टिकुलरली मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड इक्वल टू म्यू के इक्वल रहता है। उसका पॉइंट को काइंडली नोट रखेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है ऑफ 1000 एम्प्लॉयज हैज इनकम ऑफ ₹800। तो आपके पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन है। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब है कि जहां पर जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अराउंड द कर्व ओवर देयर, वहां पर पर्टिकुलरली कहा गया है कि आपके पास ये ग्राफ है जो सिमेट्रिक है अराउंड द कर्व ओवर हियर। एंड फर्दर ये कहा गया है कि 1000 एम्प्लॉयज, पॉपुलेशन 1000 एम्प्लॉयज हैज मीन इनकम ऑफ ₹800। तो जहां पर आपके पास एन का नंबर इंक्रीज होता है वहां पर भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है नॉर्मल होता है। एंड फर्दर यहां पर कहा गया है मीन इनकम जो है वो आपके पास 800 के इक्वल है, यानी कि म्यू की वैल्यू जो है वो 800 के इक्वल बताई गई है। एंड फर्दर यहां पर साथ के साथ कहा गया कि वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 400 ओवर देयर। एंड साथ ही साथ क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वेयर इनकम लाइज बिटवीन 750 टू 820 ओवर देयर। तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो z फंक्शन का यहां पर इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हमने सैंपलिंग के केस में किया था, दैट इज x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर देयर। फर्स्ट केस में z की जो वैल्यू है वो हम उसको फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन सिग्मा x बार की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो सिग्मा की वैल्यू है वो यहां पर किसके इक्वल होगी, दैट इज यहां पर पर्टिकुलरली जो वैल्यू दी गई है हमारे पास दैट इज इक्वल टू सिग्मा, यहां पर वैल्यू जो दी गई है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 20 ओवर देयर। सिग्मा की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पर 20 के इक्वल आ गई, राइट। एंड फर्दर यहां पर अगर मैं n की बात करता हूं, अगर यहां पर n की बात करता हूं दैट इज गिवन टू बी 1000 ओवर देयर। तो यहां पर सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर वैल्यू को देखते हैं तो सिग्मा की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिग्मा की वैल्यू आ गई 20 के इक्वल आ गई, एंड अंडर रूट ऑफ n की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 1000 के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 1000 किसके इक्वल होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1000 किसके इक्वल होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1000 दैट इज इक्वल टू 31.62। सो 20 डिवाइडेड बाय 31.622, ओके। तो 20 डिवाइडेड बाय 31.622। देखिए अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो यहां पर 0.6325 जो वैल्यू है वो यहां पर रहेगी, 0.6325 जो है वैल्यू वो यहां पर रहने वाली है सिग्मा एक्स की, ओके। एंड यहां पर पर्टिकुलरली जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, कि यहां पर सिग्मा एक्स की वैल्यू को ही लेते हैं z के केस में, राइट, जब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है। लेकिन सिंपल से आपको बात बताऊंगा वो सैंपलिंग के केस में रहता है। एंड अगर आपको डायरेक्टली यहां पर वैल्यू दी गई है तो हम यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पर क्योंकि जो नंबर दिया गया है वो यहां पर दिया गया किसके रिलेटेड, दैट इज अ नंबर गिवन फॉर द सैंपल इटसेल्फ। वो यहां पर ऑलरेडी सैंपल से रिलेटेड ही नंबर दिया गया, तो हमें यहां पर इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एक चीज को समझिएगा कि अगर आपको यहाँ पर कोई चीज नहीं दी गई है कि पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल है, तो यहाँ पर आपने कितना कैलकुलेट किया, 0.65 किया। अगर आपको सिंपल सीधा सैंपल करते तो सीधा सैंपल का डाटा होता है। यहाँ पर हमने सिग्मा एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट किया, वी कैलकुलेट इट टू बी 0.6325, राइट। अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं तो उसके केस में पर्टिकुलरली क्या है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी जा रही है आपकी 750 से 820 के बीच में। तो हमने z की वैल्यू को निकालना है, एंड z की वैल्यू करेगी x बार माइनस म्यू। x बार की जो वैल्यू है पहले केस में कितनी कंसीडर कर रहे हैं, 750 की कंसीडर कर रहे हैं। एंड फॉर द म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 800 के इक्वल दी गई है। म्यू की वैल्यू जो है 800 के इक्वल है एंड डिवाइडेड बाय 0.6325, 0.6325, ठीक है। एंड फर्दर अगर यहां पर हम दूसरी तरफ वैल्यू को करके देखते हैं, अगर हम यहां पर दूसरी तरफ वैल्यू को करके देखते हैं तो यहां पर वैल्यू कितनी रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कि आपके पास 820 तक चाहिए ना, सो 820 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 0.6325। तो यहां पर z की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है,
z की वैल्यू जो है डेट विल बी लाइंग बिटवीन -50 डिवाइडेड बाय 0.6325 डेट इज इक्वल टू 79 में यहाँ पर वैल्यू कंसीडर कर रही है, 79 कंसीडर कर रही है। सर यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 20 कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए आपकी जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपके पास वैल्यू दी गई है, नॉर्मल पॉपुलेशन में ऑफ 1000 एम्प्लॉय हैज मीन इनकम एंड वेरिएंस, उनका दिया गया है, सैंपल का नहीं दिया गया। जो आपकी बुक में भी दिया गया वो यहाँ पर पर्टिकुलर इसके हिसाब से दिया गया, इसलिए आपको कंफ्यूजन पैदा हो रही है। अगर आप, मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली कवर किया यहाँ पर क्योंकि मैकमिलन के केस में यहाँ पर क्वेश्चन में गलती की गई है, वहां पर स्टेटमेंट में मिस्टेकन है यहाँ पर ये चीज, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया स्पेशली, ताकि आपकी वो वहां पर गलती ना रहे, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में मिस्टेक गलत है। अगर मैथडोलॉजी लेकर के हिसाब से चले तो मैथडोलॉजी यहाँ पर यही चलेगी, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं सैंपल नहीं दिया, यहाँ पर नॉर्मल पॉपुलेशन लिखा हुआ है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल, 1000 एम्प्लॉय, उनकी मीन इनकम के बारे में बात की है, यानी कि म्यू के बारे में बात की है, एंड उन्हीं के वेरिएंस के बारे में बात की है, यानी कि हम पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सैंपल के जो वेरिएंस है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सैंपल के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं जहां पर इनकम जो है वो यहाँ पर वेरी कर रही है, राइट, जहां पर वेरी कर रही है इनकम उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। एंड यहां पर पर्टिकुलरली सैंपल की बात हुई नहीं है, बिल्कुल यहां पर सैंपल की बात हुई नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर आप कह रहे हैं कि सैंपल की बात हुई नहीं है, तो उसकी वजह से हम सीधा ही वैल्यू ले लेंगे। आई विल बी कंफर्मिंग इट द सेम एंड मैं कल की क्लास में इस चीज को कवर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो देयर वुड बी नो इश्यूज रिलेटेड इट। मैं सिंपल आपको मेथड अभी बता दे रहा हूं कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैं यहां पर इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी फिलहाल के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं एंड फर्दर आपको सीधा और सीधा मेथड बता दे रहा हूं कि z की जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू एंड फर्दर डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार ओवर देयर, ठीक है। जब हम सैंपल की बात करते हैं, जब हम डायरेक्टली बात करें तो उसके केस में क्या करेंगे, उसके केस में x बार माइनस म्यू एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा, क्योंकि हमने उसमें से पार्ट निकाला है, सर कितने पर्सन यहां पर बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। एंड फर्दर इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज के जो पॉइंट्स है वो यहां पर कवर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी।